बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेट्स हैव अ लुक ऑन टॉप स्टोरी। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, फेफड़ों में कोरोना वायरस की तशखीस का जदीद आला तैयार कर लिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तशखीसी डिवाइस कोवरेड के मंजूरी दे दी। बार बार रिटायरमेंट का मशवरा देने पर मोहम्मद हफीज और रमीज राजा में मैच पड़ गया। प्रोफेसर का कहना है, मेरा 12 साला बेटा साबिक कप्तान से ज्यादा क्रिकेट का शऊर रखता है। और अगेन ये एक अच्छी खबर है जिसके साथ हम आपको बता रहे हैं। कोरोना अच्छी खबर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम उससे डील करने के लिए तैयार होते जाते हैं तो एक गुड न्यूज़ होती है। और कोरोना की तशखीस के हवाले से पाकिस्तानी साइंसदानों ने बड़ी कामयाबी जो है ना हासिल कर ली है और पाकिस्तान ने फेफड़ों में कोरोना वायरस की तशखीस का जदीद आला तैयार कर लिया, जिससे मसनूई ज़हानत के जरिए फेफड़ों में कोरोना इन्फेक्शन की मिकदार मालूम हो सकेगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोरोना की जदीद तशखीसी मेडिकल डिवाइस कोवरेड की मंजूरी भी दे दी है। इस डिवाइस में मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो कोरोना से मुतासरा और गैर मुतासरा अफराद के सीने के एक्सरेज के डेटा की बुनियाद पर तैयार की गई है। और ये डिवाइस 1 मिनट से भी कम वक्त में वायरस की तशखीस कर लेती है। और ये मुझे तो नहीं समझ आ रही कि कैसे काम करता है, तो हमें समझते हैं। हमारे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोवरेड की हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा, क्योंकि इससे पहले तो सीटी स्कैन ही सबसे ज़्यादा मतलब मौसर समझा जा रहा था। बाज़ औक़ात तो पीसीआर में भी नहीं आइडेंटिफाई हो रहा होता है कि कोविड है और वो भी नेगेटिव आ रहा होता है। तो ये कोवरेड जो है ये किस तरह से काम करेगा और कितना इफेक्टिव होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच सरा। ये जो इन्वेस्टिगेशनल आती हैं सडन रिसर्च और हम एक उसके पीछे पड़ जाते हैं कि शायद दीज आर द गोल्ड स्टैंडर्ड और इससे हम बहुत सी चीज़ों को तशखीस में, स्पेसिफिक कोविड की तशखीस में हमें हेल्प होगा। ये याद रखें कि ये शुरू में एज अ पायलट प्रोजेक्ट आते हैं। जो आपकी बात रही, मैं बड़ा हैरान हुआ कि आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि जो HRCT टेस्ट है अभी भी वो हम ये समझते हैं एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट कि वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो हर जगह पे नहीं है। तो ये जो टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये एक्सरे के थ्रू ही स्कोरिंग करता है और ये ऑलमोस्ट हर जगह पे अवेलेबल हो सकता है। तो अपेरेंटली तो ऐसा लगता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके इस टेस्ट अप्लाई करें तो ये हमें हेल्प करेगा अर्ली डिटेक्शन ऑफ द केसेस। इसी तरह का एक जो टेस्ट है वो हम टीबी में भी बाय द वे डायग्नोसिस में यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो कुछ प्रोग्राम है टीबी के, उन्होंने ऐसी वैन्स तैयार की हुई हैं जो रिमोट एरिया में जाती हैं, वो एक्सरे करती हैं और उसकी स्कोरिंग की जाती है। उसके मुताबिक ये सस्पेक्ट बताया जाता है कि ये पेशेंट सस्पेक्टेड है टीबी का या नहीं, और वो रिलेटिवली हमारे सेटअप में अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये मतलब कॉस्ट इफेक्टिव कितना होगा, क्योंकि जैसे हम बात करें ना डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव होगा। बट अभी तक का मैं एक्सपीरियंस अपना 7-8 मंथ का अगर चेक करूँ तो मेरे मुताबिक अगर हम इसमें HRCT को इनकॉर्पोरेट करें तो ये हमारी रिप्लेसमेंट हो सकता है टू सम एक्सटेंट PCR की। और बट HRCT की अवेलेबिलिटी जो है वो आपको पता है मेजर सिटीज में तो है, लेकिन जो लॉन्ग एरिया वहाँ पे रिलेटिवली कम है। तो अगर पूछेंगे तो आई विल से कि दिस इज बेटर टेस्ट, चीपर है और क्विक रिस्पॉन्डर है। तो ये कब तक हम सारों को अवेलेबल होगा? हम जब जा रहे होंगे कोरोना टेस्ट, खुदा न खास्ता जो शख्स जाएगा करवाने के लिए, तो वो कैसे इसके लिए जाए कि ये ज़्यादा बेहतर आ गया है? और आप क्या समझते हैं, कोरोना के बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी साइंसदान बड़े खुल के सामने आए हैं, ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, तो हमने क्या बहुत अच्छे तरीके से अपनी सलाहियतों को उजागर किया, सामने लेके आए और अब एक्नॉलेज भी कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो मैं समझता हूं हमारे डॉक्टर्स ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी हम लोगों ने यूज़ की अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वी वर इन टच विद आवर ग्लोबल फ्रेंड्स जो यूके यूएसए में काम कर रहे थे। हमें शायद उस तरह एक्नॉलेजमेंट गवर्नमेंट लेवल पे नहीं मिली और हम थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करते रहे, जो मैं समझता हूँ डॉक्टर कम्युनिटीज़ में कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन हम ओवर जो मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स थे, उनका जो ट्रीटमेंट प्लान था वो इन द एंड इंडोर्स हुआ बाय एवरी सोसाइटी जो कि यूरोप है, यूके या यूएसए में। हमारा अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का शिकार है, समझते हैं शायद जो बाहर से चीज़ आ रही है उसी को वही बेस्ट है। हमारे डॉक्टर्स जो हमारी कम्युनिटी में उनका उतना IQ लेवल नहीं है। लेकिन ये कोविड ने एक बात साबित कर दी है
कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उनका माइंड भी इक्वली गुड है। और ये याद रखें कि ये डिजीज हमारी और यूरोप में ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने के गैप के डिफरेंस से है। तो इतना गैप के बावजूद आप देखें कि हमारी कम्युनिटी एज अ डॉक्टर, एज अ साइंटिस्ट, उसका रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह इज बेटर, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं तो बिल्कुल सही। अच्छा, नो डाउट इन दैट। हम तो कहते हैं हमारी फ्रंट लाइन हीरोज जो है वो यही है, पैरामेडिक्स एंड डॉक्टर्स, एंड वी ऑलवेज सैल्यूट देम, इसलिए कि कौन खड़ा होता है एक ऐसी डिजीज के सामने जिसका पता भी नहीं चलता और इंसान को वो अपनी लपेट में ले लेता है। लेकिन ये भी तो बताइएगा ना कि सियालकोट हमारा जो है वो मशहूर ना सिर्फ खेलों के सामान के लिए बल्कि सर्जिकल आलात के लिए भी रहा है, आलात जराही के लिए। अब अगर इस तरह की डिवाइसेस हम बनाना शुरू कर दें तो कितना ये हम खुद कफील हो जाएंगे कि फिर ये जो इतना खर्चा हो जाता है। कोविड का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके एक्सपेंस नहीं मीट होते, आपके टेस्ट इतने महंगे हैं, फिर आपको जो क्वारंटीन में रखना पड़ता है या वेंटिलेटर्स या चीज़ें तो आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो कितनी अफोर्डेबिलिटी बेहतर हो जाएगी? जी डेफिनेटली। देखें, अगर आप इस चीज़ को पाकिस्तान में स्टार्ट करेंगे तो आप एक इंडस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। आप इससे देखेंगे कितने लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, जो आप एम्प्लॉय भी रखेंगे यहाँ पे, और वो फिर बाद में प्रोडक्शन होगी और फिर वो फैसिलिटी आम जो आपका पेशेंट है उस तक पहुँचेगी। तो डेफिनेटली एक बूस्ट तो मिलेगा। और इस बात चीज़ों में मैं समझता हूँ कि बगैर ये सोचे समझे कि प्रॉफिट के नुकसान कितना है, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को डालना चाहिए। और हेल्थ सेक्टर इज वन ऑफ दैट। तो अगर हम अलग करें कि ये जो हमारा जितना ये पायलट प्रोजेक्ट शो कर रहा है कि इसके रिजल्ट अच्छे हैं, तो अगर प्रोडक्शन अच्छी होगी तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये और रिफाइन होकर और बेहतर सेंसिटिविटी के साथ आ जाएगा और अर्ली डिटेक्शन कर देगा हमारे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर इरफान मलिक थे, टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि हमें आगाह कर रहे थे। और जैसे हमजा, आज एक टाइम था ना बायोलॉजिकल वॉरफेयर्स की बात होती थी, केमिकल वॉरफेयर्स की बात होती थी। अब इस पे विदाउट गोइंग इनटू कंट्रोवर्सी कि ये मैन मेड वायरस है या फिर ये नेचुरल क्लैमिटी है कोई, लेकिन अब इस तरह के हमले होते हैं और हमें अपनी इंडिजिनस अपनी एबिलिटी जो है उसे बढ़ाना होगा कि हमारे पास इस तरह की मशीनें, आलात, इंजीनियर्स, चीज़ें मौजूद हों जो कि उससे डील कर सकें। और आप देखें ना कि जो मूवीज़ बनाई जाती हैं वही चीज़ें कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि असल ज़िंदगी के अंदर हो जाता है और फिर वो वीडियो क्लिप शेयर किए जाते हैं। तो हमें तैयार रहना है। और पाकिस्तानी साइंटिस्ट, मैं जिस तरह कह रहा था, बड़े खुल के सामने आए हैं। वाकई हमने एक्नॉलेज करना है कि हाँ जी, अक्लमंद लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी खबर है आपके साथ शेयर करेंगे, और सेहत के हवाले से अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत का मोहलिक और महंगे इलाज वाली बीमारियों का शिकार मरीजों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान सामने आज। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सुबह पंजाब में इंसाफ मेडिसिन कार्ड का इजरा कर दिया है। और ये जो इंसाफ मेडिसिन कार्ड है, ये हेपेटाइटिस, एड्स और टीबी के मरीजों के लिए जारी किया गया इंसाफ मेडिसिन कार्ड के इजरा से मुतल्लिक वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा है कि कार्ड के जरिए हेपेटाइटिस, एड्स और टीबी के जो मरीज हैं वो मुफ्त दवाएं ले सकेंगे। बिल्कुल सही। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पहले मरहले में एड्स के 9,862, हेपेटाइटिस के 23,560 और टीबी के 70,047 मरीजों को मुफ्त दवाएं फराहम की जाएंगी। और ये बहुत ज़रूरी है। आप जब अद्वियात लेने जाते हैं फरा, आप देखें ना, लोग पहले जाके पूछते हैं कि ये कितने की हैं। डॉक्टर ने तो लिख दिया आपने इतने दिन खानी है, कितने की हैं। तो जब वो पूछते हैं कि जी के वो बताते हैं कि जी कि ये इतने की बन गई हैं, अच्छा तो इतने रुपए में कितने दिन की बन जाएंगी? ये सबसे मुश्किल है। एक बाप जिसने कि अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, खिलाना भी है, यकीन करें कि वो सोचता है मेरी खैर है, मेरी दवाई की खैर है, वो रह भी जाए तो खैर है, मैं अपने बच्चों को खिला लूँ, उनकी स्कूल की फीस दे दूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों को जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मदद के लिए कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त करें। हम इस हवाले से बातचीत करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साथ हैं। थैंक यू वेरी मच मुसर्रत जमशेद चीमा हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बहुत अच्छा स्टेप है जो कि किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, मेडिसिन कार्ड जारी किया जाना। बताइएगा कि ये कार्ड कैसे बनवाया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये ख्वाब है कि हम लोगों को फ्री और मेयारी किस्म की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो देना रियासत का काम है। और ये हमारा जो रियासत मदीना के जो जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक सीएम साहब ने इसको इनॉग्रेट कर दिया और आगे जाके इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 36 डिस्ट्रिक्ट्स जो पंजाब के हैं उसमें तकरीबन 1,76,882
जो पेशेंट्स है, जो आपने पहले फिगर्स बताई और ये जो बीमारियां बताई, इनको हम पहले मरहले में केटर करेंगे। और फिर उसके बाद जो मैं अगली बात जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो कि बड़ी खुशाइंद है, वो ये कि हम जितने भी मुस्तहकीन हैं, हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है, जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं उसमें जो भी लोग जो डिजर्व करते हैं, जो कि एक अंडर पॉवर्टी लाइन है या जो उस ट्रीटमेंट को उनका जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अफोर्ड नहीं करती, उन तमाम को इंशाल्लाह ताला हमने कवर करना है। और ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में हम इससे ज्यादा लोग इसमें ऐड इन करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला अल्टीमेटली हमारा प्लान है कि वो तमाम लोग जो डिजर्व करते हैं कि रियासत उनके इलाज और मुआवजे की जिम्मेदारी उठाए, उनको हम कवर करेंगे। उसमें दो तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। एक आपको पता है कि सेहत इंसाफ कार्ड वो है जो कि आम बीमारियों में भी हेल्प करता है, और उसके बाद ये जो क्रॉनिक डिजीजेज है जिसके ऊपर पूरे खानदानों की, गरीब लोगों के मकान, घर, जायदादें बिक जाती हैं। तो इसमें फरा ने जो मुझसे सवाल किया कि इसका तरीकाकार क्या होगा, ये तमाम जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के जो हॉस्पिटल हैं उसमें बायोमेट्रिक आपका आईडी कार्ड का होना इसमें लाजमी है। फिर जब जो भी कोई पेशेंट जो अपने आप को डिजर्विंग समझता है वो अपने आप को रजिस्टर करेगा और विद इन नो टाइम इंशाल्लाह हम उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। बिकॉज अब सारा डाटा आपको पता है ना कि नादरा के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम में अब ये होगा कि हम इमीडिएटली उसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो जैसे ही वो पेशेंट जो है वो क्वालिफाई करेगा, बिकॉज ये डिजीज है तो इसमें टाइम लिमिट बहुत कम रखी गई है, तो उनको रजिस्टर कर लिया जाएगा और उनका कार्ड। और फिर सबसे जो खूबसूरत और अच्छी बात है कि लोगों को उनके डोर स्टेप के ऊपर मेडिसिन मिलेगी, उनके अपने जो तहसील लेवल पे और इन तमाम मराकज़ जो हमारे तहसील लेवल पे हैं वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीएम साहब को ये बावर कराया है कि हर सूरत, और सीएम साहब ने आगे हेल्थ मिनिस्टर को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि वहां पे उन मराकज़ के ऊपर इन तमाम जो पेशेंट्स हैं, जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स होंगे, उनको वहां पे अद्वियात की किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए, ना उनके इलाज मुआवजे में। सर साहब ये भी बता दीजिएगा, क्या इस कार्ड के ऊपर भी कुछ लिमिट रखी जाएगी कि इतनी अद्वियात दी जा सकती हैं? डॉक्टर्स कौन से होंगे कि जो ये तय करेंगे कि फलां शख्स को इतनी दवाई चाहिए? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब लोग अद्वियात ले लेते हैं इस तरह से तो फिर वो बेच भी देते हैं जाकर, तो उसको इंश्योर करने के लिए क्या किया जाएगा? नहीं, इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो पेशेंट्स होंगे, और देखें जिनको अपनी, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई अपनी जान को ख़तरे में डाल के अगर ये हरकत, मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी जो बीमारियां हैं आपको पता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इसमें ट्रीटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई आम बीमारियां नहीं हैं, इसमें अगर एक दिन की भी डोज कोई मिस करेगा या बेचेगा तो सीधा सीधा वो अपनी जान के साथ जुल्म करेगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि घोस्ट पेशेंट, जैसे एहसास कार्ड में भी आपने देखा ना कितने लोगों ने तो खामखाई डिजर्विंग बन के अपने आप को एनरोल करवा लिया, भले वो ग्रेड 17 या अबव के ऑफिसर्स भी थे। तो इस तरह से खामखाई मरीज बना के उसको एनरोल कर लिया जाए, इसको सेफगार्ड करने के लिए क्या किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी, उसके लिए ये कि एक पूरा डॉक्टर्स का बोर्ड और वो जो उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनको हम चेक करेंगे ना, और उनके टेस्ट वगैरह होंगे। पूरा एक प्रोसीजर है, पूरी SOPs है। ऐसे नहीं है कि कोई अपने आप को जाके कहेगा कि मुझे हेपेटाइटिस C है, लास्ट स्टेज है या फलां स्टेज है या TB है और उनका सिर्फ ID कार्ड होगा और वो क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा तो हरगिज नहीं है। ये एक पूरा पैनल होगा जो उनका एग्जामिनेशन करेगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन वो टेस्ट के थ्रू ही होती हैं, वो होंगी। और फिर उसके बाद स्टेज कौन सी है, क्योंकि प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन हमने देनी है, तो उस मेडिसिन जो भी इसका नॉर्मल तरीका, आप इसको ऐसे समझे कि जब आप किसी के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बताते हैं अपनी अलामात, उसके बाद वो जो जब तशखीस होती है, तशखीस के बाद डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन करता है, टेस्ट करता है, फिर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है। तो प्रेस्क्रिप्शन इसमें लिखा जाना है। इसमें ऐसे थोड़ा कि एक पैकेट मेडिसिन का पकड़ा और वो दे दिया, नहीं। वो सारा जो डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट वो तो उसी तरह से होगी जैसे एक आम पेशेंट, या जैसे आप प्राइवेट जगह पे जाके दिखाते हैं तो वो कौन सी मेडिसिन देनी है, कितनी डोज देनी है, और ये कोई कॉस्मेटिक चीज है नहीं, इसमें प्रॉपर SOPs फॉलो होंगे। बिल्कुल अच्छा मंसूबा है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा हमारे साथ ही। हमजा, हमारे यहाँ बनते हैं ना एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, TB कंट्रोल प्रोग्राम,
हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, फिर वो इतने रिडंडेंट हो जाते हैं कि वो एक वाइट एलिफेंट बन जाते हैं, लोगों की तनख्वाहें देने के अलावा और वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। और ये जो बोर्ड्स हैं, ये उम्मीद हम करते हैं कि ये जल्दी जल्दी लोगों का जो है उनको कर देंगे। ये नहीं होगा कि एक मरीज को 10-10, 15-15 रोज आना पड़ेगा और वो फिर उसमें फंसे रहेंगे। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया गया डोर स्टेप में, अगर मेडिसिन इस तरह मिलती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, लेकिन हम अपनी लालच से और अपनी जिसे कहना चाहिए खुदगर्जी से उसको नाकाम करते हैं। अपने छोटे छोटे जैसे कि ना रास्ते ऐसे ढूंढते हैं जिसमें हम बदउनवानी कर सकें, चीट कर सकें। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फराह। और कराची से एक हम बहुत ही अच्छी, मेरे लिए तो बहुत अच्छी खबर है, मैं शामिल कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यूरोपीय ममालिक से लाई जाने वाले मुनफरिद और नायाब नस्ल की मुर्गियों की जो फार्मिंग है, उनकी खरीदो फरोख्त का रुझान आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसने आपके लिए क्यों इतनी ये मेरे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर, और बड़े ज़्यादा लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। मुझे यकीन है आप भी लेती होंगी वैसे इंटरेस्ट। मैं एक ज़माने में तो बहुत लेती थी, लेकिन आजकल कोई भी जिम्मेदारी जो है ना, पेट इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी, तो उसको अगर आप उस वक्त रखें, अगर आप वो जिम्मेदारी उठा सकें। ये कहाँ से हमजा यहाँ पे लाई जाती है? ये मुख्तलिफ ममालिक हैं, यूरोप से वैसे लाई जाती हैं, और कहाँ कहाँ लाई जा रही हैं ये हम जान लेते हैं। फिर वहाँ पर शहराज मौजूद हैं, इस हवाले से आगाह कर देंगे। शहराज बताइएगा। बहुत शुक्रिया हमज़ा और फ़राह। मैं इस वक्त एक फार्म में मौजूद हूँ जहाँ मुनफरिद इक़साम के परिंदे मौजूद हैं। फैंसी मुर्गियाँ इन्हें कहा जाता है, और पाकिस्तान में इस हवाले से लोगों को काफ़ी ज़्यादा शौक़ बढ़ता जा रहा है घरों में पालने के हवाले से। और इसी हवाले से हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए हैं कि कैसे इसका फार्म मुरतब किया जा सकता है, किस तरह इसकी फार्मिंग की जा सकती है, और इसकी ख़रीदो फ़रोख्त किस तरह से मुमकिन बनाई जा सकती है। इस वनगोट के एक फार्म पर मैं मौजूद हूँ जिसके ओनर दानियल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर इस फार्म पर कौन सी इक़साम की जो मुर्गियां हैं वो दस्तयाब हैं। बड़ी फैंसी और ख़ूबसूरत हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, कहाँ से इंपोर्ट हुई हैं और इसका क्या क्राइटेरिया होता है? जी, हमारे पास ये जितनी भी फैंसी मुर्गियां हैं सारी ये यूरोप से आई हुई हैं, डिफरेंट कंट्रीज से। कुछ रोमानिया, कोई बेल्जियम, कोई जर्मनी, वहाँ से हम इनको इंपोर्ट करवाते हैं, यहाँ पे सेल भी करते हैं और इनकी थोड़ी सी ब्रीड भी करवाते हैं। टेम्परेचर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पीक पे रहता है, कभी गर्मी तो कभी बहुत ज़्यादा सर्दी। किस तरह से आप लोग इसको मैनेज करते हैं? हाँ, बेसिकली इनकी डाइट प्लान चेंज करना पड़ता है वेदर के हिसाब से, क्योंकि देखें जिस तरह आजकल जो हमारा वेदर है कराची का, तो बेस्ट है इनके लिए। थ्रू आउट 4-5 महीने इनका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर हम इनको इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा देते हैं, इनकी फीड बंद कर देते हैं, ज़्यादातर ग्रेन्स पे इनको रखते हैं। अच्छा, प्राइसिंग सबसे बड़ी बात जो होती है कि क्या प्राइस होती है इनकी, कितनी रेंज में दस्तयाब होती हैं? डिफरेंट है, कोई ब्रीड है तो वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये का भी पीस है, और जो सबसे एक्सपेंसिव है वो 70 to 80,000 पर पीस भी है। बहुत शुक्रिया। दानियल साहब हमें बता रहे थे और इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि किस तरह इन बर्ड्स की केयर की जा सकती है, कहाँ से ये इंपोर्ट हो रही हैं और यहाँ से सेल परचेज़ भी की जा सकती हैं। घरों में भी मुनासिब टेम्परेचर को कंट्रोल करके इन्हें पाला जा सकता है, रखा जा सकता है, जिससे न सिर्फ लोगों को जो शौक़ है वो पूरा होगा, बल्कि छोटी मोटी अर्निंग भी जो है वो मुमकिन बनाई जा सकती है। शहराज, बहुत शुक्रिया। शहराज ने सब कुछ बता दिया, ये नहीं बताया कि जो 70,000 वाली है वो क्या सोने के अंडे देंगी। इसलिए कि मुर्गी को रखने का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अंडों के साथ कि ये कौन सी वाली बड़ा अंडा देती है, कौन सी वाली ज़्यादा अंडे देती है, कौन सी वाली जो है वो उसका गोश्त ज़्यादा जो है जल्दी आप खा सकते हैं। हमारे यहाँ मुर्गी का कॉन्सेप्ट है ना वो इन्हीं खाने पीने से, हमारा खाने पीने से रिलेटेड है। तो हमने वरना हम फैंसी चीजें जब रख रखते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि लोग फैंसी मुर्गियां जो हैं वो भी रख रहे हैं। बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था देख के कि यार वाह क्या चीज़ है। और इसमें मैं शहराज से ना मजीद बात भी करूँगा। अच्छा, हमजा को ना मजा आने वाली चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। एक और हमजा मज़ा चटखारा ले रहे हैं लाहौर की, एक जिसे कहना चाहिए बड़ी मज़ेदार चीज़ का, बड़ी मज़ेदार चीज़, इसको सौगात भी आप कह सकते हैं। ये जो नहीं अकेले तो मैंने खाई है, मैं आपको ज़रूर ये खिलाऊंगा अगर आपको ये पसंद आ जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है आपको पसंद आएगी। शॉपिंग करने जब हम जाते हैं ना, मुझे लाहौर वालों का कमाल बात हमजा ये लगती है, ये जो भूख लग जाती है तो किसी भी ठेले पे खड़े होकर खाना शुरू कर देते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, कुछ डर नहीं लगता कि ये साफ बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ पे। ये कितना साफ बना होता है ये भी हम आपको दिखाते हैं। लड्डू पीठी बहुत ज़्यादा लाहौर में मशहूर है, हम आपको दिखाते हैं। मैं शॉपिंग के लिए गया था तो तब भूख लग गई, वहाँ पर मैंने खाया, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं साथ हूँ तो कभी शॉपिंग पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाई जाएगी। वैसे तो लाहौर में बहुत ऐसे खाने हैं जो लोगों को पसंद है और लाहौरी मज़े से वो खाते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर जब
कोई शॉपिंग के लिए फैमिलीज़ निकलती हैं, ख़वातीन निकलती हैं या लड़के मर्द हजरात भी निकलते हैं, तो जब थक जाते हैं तो देखते हैं कि अब क्या खाया जाए, तो जगह जगह जो चीज़ मैसर आ जाती है वो होती है लड्डू पीठी। और लड्डू पीठी वाले जो होते हैं वो हर वक्त तैयार होते हैं आपको उस अपनी जो चीज़ तैयार की है उससे आपका पेट भरने के लिए, आपको खुश रखने के लिए। हम लड्डू पीठी वाला एक देख रहे हैं, उसके पास चलते हैं, उससे जाके बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई आपके पास क्या ख़ास चीज़ है और लोग इसको इतना पसंद क्यों करते हैं। भूख मुझे भी बहुत लग गई है, ज़रा खा के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत बड़ा से? अल्लाह का शुक्र। एक लड्डू पीठी खिलाएं, हमें बताएं है कितने की, क्या रेट चल रहा है? ये जी लड्डू पीठी 30 रुपए रेट चल रहा है, बड़ा माकूल रेट है। अच्छा, इसकी तैयारी का हमें थोड़ा सा फिर बता दें कि आप इसको तैयार कब करना शुरू करते हैं? है मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे। पहले सबसे दाल को भिगोना है 3 घंटे, फिर ऑयल गर्म करना है, उसके बाद फिर दाल को मशीनों से निकालना है। 2 मशीनें होती हैं कीमे वाली, फिर निकाल के फिर ऑयल में डालना है, फिर ऑयल में डाल के अच्छे फ्राई करके फिर इसको निकालना है। अच्छा जी, आप भी अगर आएँ तो लड्डू पीठी ज़रूर खाएं, बहुत मज़े की है और सस्ते में आपको मिल जाती है। शॉपिंग से आप थक जाते हैं, बच्चे भी ज़िद करते हैं, तो उनको भी जो है ना लड्डू पीठी लाजमी खिलाया। मैं इसको एंजॉय करता हूँ। जब लोग आते हैं शॉपिंग से थक जाते हैं तो फिर वो कितनी तादाद में लोग खाते हैं ये? कोई 2 पीस खा लेता है, कोई 4 खा लेता है। तो इसकी खास बात क्या है? ये चने की दाल है, ताकत है। अच्छा, ये सर्दियों में आती है, गर्मियों में चली जाती है। गर्मियों में जल जाती हाँ, है। ये रमज़ान तक रहती है। तो ये खास चीज़ कोई इसके अंदर चटनी है या फिर वैसे ही है बड़ी मज़े की? एवरीथिंग गुड है ये। इसमें कुर्बानी की चटनी है, पुदीना, हरी मिर्च, धनिया, ये स्पेशल। तो अगर चटनी मुझे एक्स्ट्रा चाहिए वो आप देंगे? हाँ। नहीं, मैं खा के लूँगा। हाँ। शेफ ज़रा जी इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसी है। बहुत मज़े की है। फरा मैं आपके लिए पैक नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं खा रहा हूँ, अब आपका भी दिल ललचा रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा मज़े की है। जब आप भी शॉपिंग करने जाएँ ये लाजमी खाएँ। अच्छा, हमजा ने जब दूसरी में लेनी होती थी ना फिर जाके उसकी तारीफें शुरू कर देते, तो एक और शिफ्ट ले लेते। सबसे अच्छी बात ये थी एवरीथिंग गुड है, जो उन्होंने कहा ना एवरीथिंग गुड है। मुझे बड़ा हौसला है यार, इतनी गाड़ियां गुजर रही हैं, इतना धुआं, इतनी मट्टी, फिर पता नहीं कैसे बना हुआ है, फिर वो जो बर्तन है वो भी डिस्पोजेबल नहीं है, वो पता नहीं कितने लोगों ने उससे खाया है और हमजा वहाँ खड़े होकर खा रहे हैं मजे से। वाह जी वाह, क्या बात। ये मैंने सारे 2 दफा तो आप लोगों के सामने मैंने खाया ना और कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग जरूर ये चीजें खाया करें, एंजॉय किया करें। कोई महंगी चीजें जो आप फास्ट फूड खाने निकल जाते हैं ना, उससे बहुत बेहतर है आप ये चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब डिस्पोजेबल चीजें अपनी साथ रख लें। इतना ही आपको शौक है ना तो अपने बर्तन में से इसमें डाल दो भाई, इसमें खा लो। इसीलिए फरा के लिए मैं नहीं लेके आया हूँ, मैंने खाया, मैंने कहा फरा आपके लिए मैं पैक नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जरूर मैंने देखा लाहौर में अंदर ये बहुत बड़ा ट्रेंड है टेस्ट है। मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं किसी जगह से गुजरती हूँ तो ये ठेले पे इतना रश लगा होता है और मैं तो हैरान ही हो जाती हूँ कि यार लोग इतना बेफिक्री से खाना खाते हैं, थक जाते हैं फिर खाना खाते हैं, फिर दोबारा कुछ करते हैं, फिर थक जाते हैं तो फिर खाना खाते हैं। रज के नहीं थक के हम जो है ना खाना छोड़ते हैं। और आपके साथ भी अगर कोई बैठा है जो लड्डू पीठी नहीं खाना चाहता, आप उसको मनाएं। मैं ब्रेक में फरा को मनाने की कोशिश करता हूँ। एक ब्रेक